डॉक्टर विजय कृष्ण साहब, मैं सीधे आपके पास आ जा रहा हूं अगला जो सेशन है उसका मूल प्रश्न लेके। लखीमपुर कांड क्या तालिबान का भारतीय संस्करण है? तालिबान को हम उस तरह से ले रहे हैं कि जिस तरह से एक आतंकवाद, एक उस तरह की बात है, क्योंकि डॉक्टर साहब ये जरा बताइए, जैसे अभी कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी तुरंत एक कल ही हुआ कि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह से कोई गाड़ी आके उसने वो कर दिया। वो एक उसका फिर है कि गांजा था या क्या था। ये रोड रेज की बात नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उस दिन जो गाड़ी चढ़ाई गई वो क्या दिखाना चाहते थे टेनी जी या टेनी जी के पुत्र एलिजिडली उनके जो मोनू मिश्रा जी चला रहे थे, क्योंकि वो वर्चस्व था क्या था, वो क्या दिखाना चाह रहे थे उस दिन। मैं डॉक्टर विजय कृष्ण साहब आपसे समझना चाहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, और नमस्कार आपको सभी पैनलिस्ट को। और बड़ा अच्छा लगा कि दारापुरी साहब जब बनारस में कभी एसपी वो उसमें फाइनेंस वो उसमें होते थे इकोनॉमिक ऑफिस में, तब मेरी मुलाकात इनसे हुई। शायद तुम भी भूल गए होंगे, लेकिन बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। नहीं, मैं आग्रह करूंगा थोड़ी देर रुक जाए दारापुरी साहब और प्रोफेसर साहब, थोड़ा आप भी इसमें। हाँ जी। और सुप्रिया जी रहती तो और अच्छा लगता है, क्योंकि उनको भी मैं फॉलो करता रहता हूँ टीवी पे। जी जी। लेकिन अभी लगता है कहीं है नहीं। देखिए सर, लखीमपुर की घटना जो है, उस पूरी घटना को अगर आप एक राजनीतिक केवल बहस के अलग हटके जरा सा मैं उस पर अब विचार करना चाहता हूँ, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। अगर पूरी क्रोनोलॉजी समझ, एक मंत्री जो मोनू मिश्रा के पिताजी हैं, उनका कुछ दिन पहले का बयान किसानों को संबोधित करते हुए कि 2 दिन में सुधर जाओ, नहीं तो मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। मतलब क्या राष्ट्रवादियों की सोच इस तरह की है? क्या ये किसान किसी दूसरे देश के हैं? ये हिंदुस्तान के ही है ना। और जो स्टेट का मुखिया होता है, चाहे वो मंत्री हो चाहे कोई भी हो, उसको हम चुनते हैं, पब्लिक चुनती है, हमारे वोट से ही वो जाते हैं। तो क्या पब्लिक ऐसे लोगों का चुनाव इसलिए करती है कि अगर वो किसी समस्या में फंसे और अपनी समस्याओं का मांग उठावे, तो उसे ये कहा जाए कि तुम कैसे इस मांग को उठा रहे हो, तुमको मैं ठीक कर दूंगा। और तुम्हारी ये हिम्मत कैसे पड़ गई कि तुम अपनी ये बात पे अड़े हो, तुम इतने दिन से आंदोलन कर रहे हो, हम जो कह रहे हैं वही सही है। ये कौन सी मानसिकता है? और उसके बाद का ये घटनाक्रम देखिए सर, ये उसी सोच का परिचय है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी प्रदर्शन करने की, मैं तुम्हारे पे गाड़ी चढ़ा दूंगा। मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि उस पर आरोप है, अभी वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ मंत्री जी के पुत्र पे, तो कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन जो पूरे 4-5 दिन का घटनाक्रम चला और जिस तरीके से पूरी प्रशासनिक मशीनरी उसको डिफेंड करने में लगी, कैसे, मतलब ये हो गया कि सब मंत्री जी कहते थे कि हमारा बेटा वहां नहीं था, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि था कौन वहां तक, कौन था गाड़ी में, कौन चला रहा था, ये किसी ने नहीं सुना होगा। और अजीब विडंबना है कि मतलब ये कोई नहीं कर रहा। और जब मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा प्रियंका गांधी जी को कि जिस तरीके का उन्होंने दबाव बनाया, और अपोजिशन का ये काम है, ये होना भी चाहिए लोकतंत्र में, अपोजिशन का ये काम होना भी चाहिए कि जितना पुरजोर तरीके से, अगर ये दबाव नहीं बनता तो मुझे लगता है कि वो रोड एक्सीडेंट का केस होकर शायद हो सकता है सब रफा दफा हो जाता। तो इसके पीछे की जो सबसे बड़ी सोच है, आपने जो वर्ड यूज किया तालिबानी सोच, अगर मैं तालिबानी वर्ड कहूंगा तो ये शायद बहस कुछ दूसरे रूप में चली जाएगी, लेकिन सोच तो वही है कि अगर तुम नहीं मेरी मानोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। और संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी जिस फिलॉसफी को वो कहता है कि हम राष्ट्रवादी सोचते हैं, उसका ये कहना एक हफ्ते पहले, उसके बाद यह कृत्य होना, उसके बाद प्रशासनिक मशीनरी द्वारा इतने दिन उसको बचाने की कोशिश करना, ये सारे घटनाक्रमों का अगर आप सीक्वेंस देखें, और वहीं से नहीं है, अभी जो कल घटना हुई एक वहां पे सिंघू बॉर्डर पे,
उसमें भी ये कोशिश पूरी इसी तरह से की जा रही है कि कैसे इसको बदनाम कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि भाई हिम्मत कैसे पड़ गई लोगों की सरकार से सवाल पूछने का। आखिर क्या लोकतंत्र में इसकी हमने कभी कल्पना की थी सर, कि जिस राज्य की जो अवधारणा है वेलफेयर की, और दारापुरी साहब तो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, इनके पास कितने फरियादी आते रहे होंगे। मैं तो कुछ इनसे, हमारे कुछ लोगों से इनके व्यक्तिगत संबंध थे, उसके नाते मैं कई बार इनसे बनारस में मिला था। उस समय इनसे बहुत सारे डिस्कशन होते थे। तो इनकी बात मुझे कुछ चीजें ध्यान है, मैं इनको स्मरण कराना चाहता हूँ। उस समय भी इनको ये वामसेप संगठन का माना जाता था, जहां तक मुझको याद है। वो करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। लेकिन उसके पीछे दारापुरी साहब की सोच थी कि जो वंचित वर्ग है, दलित है, पिछड़ा है, अगर मैं किसी संवैधानिक पोस्ट पर हूं तो मैं उसकी कैसे मदद कर सकूं। ये इसके पीछे की हमारी जो वेलफेयर स्टेट का, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया, उसके पीछे का कंसेप्ट। बात तो होती है कि अंत्योदय की, कि अंतिम व्यक्ति पे खड़े हुए प्रावधान को कैसे लाभ मिले। और यहाँ अंतिम व्यक्ति से लेके कोई भी व्यक्ति अगर सामने खड़ा हो गया अपनी मांग लेके, और अगर वो सरकार को सूट नहीं करता, तो ये होगा कि साहब तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई, हम सरकार हैं, तुमने सोच कैसे लिया मेरे विरोध करने का। आखिर लोकतंत्र में कहां हम जा रहे हैं? क्या यही लोकतंत्र है इस देश का? सर मैं आपको बताऊं, घटनाएं यहां बहुत सारी हुई है, लिंचिंग की भी हुई, बहुत सारी चीजें हुई, गोकशी के नाम पे कितना हुआ। लेकिन मैं मानता हूं कि ये घटना जो है, ये अब तक की मैं सबसे भयानक घटना मानता हूं। इसमें अपरोक्ष रूप से कैसे स्टेट इसको बैकडोर से डिफेंड कर रहा है, यह बहुत ही सर खतरनाक स्थिति है जी। आखिर देश की जनता किसके पास जाएगी? मैं एक चीज, दो बातें अपने दर्शकों को और बता दूं। ये जो 3 मंत्री जी हैं, मतलब हमारे जो अमित शाह साहब हैं, उनके जो 3 मुख्य मंत्री हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, नित्यानंद राय साहब बिहार से, छोटे मोटे करने हैं, प्रमाणिक जी वेस्ट बंगाल से, और टेनी जी हमारे उत्तर प्रदेश से। एक्चुअली हमें हरदम लगता था कि हम लोग ये बाहुबली में, जिसको कहते हैं गुंडागर्दी में, हम लोग आगे रहेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा कष्ट हुआ जब इनके गृह राज्य मंत्री प्रमाणिक जी के ऊपर 302, 307 दोनों है, हमारे मंत्री जी के ऊपर केवल 302 है। प्रमाणिक जी जो गृह राज्य मंत्री है, उनके ऊपर उनकी जो नेशनैलिटी है वो भी संदिग्ध है, उनकी डिग्री भी संदिग्ध है। तो ये थोड़ा मुझे ये कष्ट हुआ कि उत्तर प्रदेश पीछे रह गया है। बंगाल वाला हम लोगों से बाजी मार ले गया, एक तो दीदी ने ऐसे ही हरा दिया, और उसके बाद ये प्रमाणिक जी जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो हमारे गृह राज्य मंत्री से, उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि हमारे से ज्यादा बड़ी है। हालांकि दोनों लोग इस समय जमानत पे हैं। मैं अब एक बात डॉक्टर विजय आपसे जरा समझना चाह रहा हूं कि टैनी जी जो भी आप कहिए, टैनी जी और जो मोनू वाला मामला है, मुझे कभी कभी लगता है कि सरकार को सूट करता है, क्योंकि मेन मुद्दों से ध्यान हट रहा है। अब कोई इस समय नहीं पूछ रहा है कि भाई पेट्रोल महंगा, आज पिछले 2 हफ्ते में 14वीं बार आज पेट्रोल फिर बढ़ा है, रोज बढ़ रहा है, कोई इस पे चर्चा नहीं है। अब सब लोग लग गए हैं, टेनी, मोनू मिश्रा, खोखा मिला नहीं मिला, वो अखिलेश दास का भतीजा पकड़ा गया। तो क्या ये सरकार को सूट कर रहा है इस समय कि इस मामले को और लंबा चलाते रहो, मेन मुद्दे से ध्यान हटेगा? नहीं, देखिए, सरकार तो सर हमेशा जब कोई पब्लिक का इश्यू होगा, कोई भी इश्यू होगा जो पब्लिक से कंसर्न होगा, और जहां सरकार पब्लिक की कोई मदद न कर पावे के, बल्कि वो, अब ये तो कहा जा सकता है कि इस समय पब्लिक त्राहिमाम कर रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की महंगाई हो, किसी भी चीज को, एक मैं तो उसको प्रताड़ना मानता हूँ, वो डाइवर्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि ये उसी जो है, जो टेनी मिश्रा कहूं चाहे आशीष मिश्रा कहूं, इससे बहुत डाइवर्ट होने वाला नहीं है। दोनों 2 अलग अलग इशू है। ये हो सकता है कि लंबे समय में खींचे कुछ और तीसरा इशू उठा के, जैसा कि कल भी आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह ने जो पहली बार बोला कि सावरकर जी जो है वो माफी गांधी जी के कहने पे मांगे थे, तो इस तरह का इशू डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। मतलब एक नई बहस खड़ी हो गई कि नहीं सावरकर जी, हालांकि वो कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत जाल आदमी बुनता है ना, तो कभी कभी फंस जाता है।
क्योंकि मैं मानता हूं कि इसमें उन्होंने सेल्फ गोल कर दिया। मैं तीनों चीजों को अलग अलग बता रहा हूं। जैसे उन्होंने कहा कि सावरकर जी ने माफी मांगी, ये पहली बार किसी भाजपा के बड़े नेता ने एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने माफी मांगी। अब उसका लॉजिक चाहे दो कि किस वजह से माफी मांगी, लेकिन ये उन्होंने मान लिया। मैं उसको सेल्फ गोल मानता हूं। दूसरा जो टेनी मिश्रा, आशीष मिश्रा वाली बात है, अब इसमें तरह तरह की बातें हैं। कुछ ये भी बातें हैं कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सूट कर रहा है ये घटनाक्रम, इस तरह की भी चर्चाएं हैं लोगों में। लेकिन कुल के बावजूद जो इसके में सबसे गंभीर विषय है, जिसकी तरफ दारापुरी साहब ने भी इशारा किया कि पुलिस का रोल क्या था इसमें, और प्रकाश सिंह साहब ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा पुलिस सुधार का। अब ये समझ में आया कि सरकार चाहती क्यों नहीं है पुलिस सुधार, क्योंकि शायद पुलिस को अगर थोड़ी सी उस ढंग से लिबर्टी रहती या इंडिपेंडेंस रहती, तो जो ये 5 दिन घटनाक्रम चला, जैसा कि आपने भी कहा कि बस निमंत्रण पत्र ही छप के नहीं गया, बाकी सब गया, तो कुछ सिनेरियो कुछ दूसरा होता है। और आज भाई किसी आदमी को, कोई आपने कहा ना जैसे बाहुबली हो, गुंडा दौड़ाए तो आदमी भाग के थाने में पहुंचता है, लेकिन अगर पुलिस इंस्पेक्टर ही उस बाहुबली की तरफ से खड़ा हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर जंगल राज और अराजकता वाले राज में क्या फर्क है इस लोकतंत्र में? ये संवैधानिक व्यवस्था तो नहीं हुई, ये तो जंगल राज हो गया। और अभी घटना हुई और घटना के बाद पुलिस की अभी तफ्तीश शुरू हुई भी नहीं थी कायदे से, और तब तक गृह राज्य मंत्री ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि मेरा नाम खबर नहीं। अरे उनको अगर ईमानदार थे, फेयर थे, तो डंके की चोट पे कहना चाहिए था, अपने लड़के को भेजते पुलिस स्टेशन में कि जाओ और पुलिस से कहते कि 24 घंटे में निष्पक्ष जांच करके बताओ। लेकिन वो कर नहीं सकते थे, क्योंकि शायद वो घटनाक्रम उनको ज्यादा अच्छी तरह से पता होगा हमसे, आपसे ज्यादा कि क्या सच्चाई है। ये चीज वो मुद्दों को डाइवर्ट कुछ भी कर दे। और जैसा अभी प्रबल प्रताप सिंह जी ने कहा, जो टर्निंग पॉइंट वाली बात आपने पूछा, कि 3 घटनाएं 26 जनवरी हुई, कल लखीमपुर की घटना हुई। किसान आंदोलन को पहले बदनाम करने की कोशिश की गई, फिर कुचलने की कोशिश, चाहे वो जीप के द्वारा चाहे तरह तरह धमकियां गई, फिर उनके बारे में कुछ गलत अफवाहें उठा गई। जैसे जो 45 लाख का मुआवजा आया और राकेश टिकैत से जो बात हुई, तो ये बताया गया, और गोदी मीडिया के कुछ एंकर इतना उछल उछल के बता रहे थे कि ये समझौता हुआ। वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के नेताओं को ये बात कह के कटघरे में खड़ा करना चाहते। अरे वो समझौता नहीं था। कहीं भी कोई भी स्टेट है, सरकार है, उससे बातचीत होती है, उसकी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। उसमें एक सामान्य था कि उन्होंने मुआवजा दिया, उन्होंने कहा कि तफ्तीश होगी, उन्होंने कहा कि उसकी गिरफ्तारी होगी, उन्होंने समय लिया कि इतने दिन के अंदर हम कार्रवाई करेंगे। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। तो इसमें किसान नेताओं ने अगर वो बात मान ली तो कौन सा बड़ा भारी गलत काम कर दिया। लेकिन पूरा परसेप्शन ये बनाया गया पूरे देश में, मोदी मीडिया के द्वारा विशेष तौर से, कि ये समझौता कर लिया उन्होंने। और ठीक कहा सिंह साहब ने, ये सब चालबाजी जालसाजी वो कितनों करें, क्योंकि अब उस स्टेज से बाहर निकल चुका है किसान आंदोलन। अरे साहब, दुनिया में कोई इतना बड़ा आंदोलन चला है, मैं तो सलूट करता हूँ उन किसानों को, खाली किसान नेताओं को नहीं, कि 10 महीने से बताइए वो लोग बैठे, कोई इतना बड़ा आंदोलन आज तक देश में चला है क्या? स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, मतलब वो आंदोलन चला होगा कई साल गांधी जी के नेतृत्व में, बड़े बड़े नेता, लेकिन उसके बाद आजाद हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा आंदोलन जो चल रहा है वो काबिले तारीफ है। और जो आप कह रहे हैं कि मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश, तो अभी हो सकता है कुछ और भी वो लोग करें, और करेंगे ही, क्योंकि वो वहां उनके तथाकथित राष्ट्रवाद को जब चुनौती मिलेगी तो उसको वो कुचलने की हर संभव कोशिश करेंगे, हर तरह के ताना बाना बोलेंगे, चाहे जैसे हो, एन केर प्रकारेण, वो है ना कि मतलब छल बल किसी चीज से भी वो इसको पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हर समय हर चीज सफल नहीं होती है, कुछ नेचुरल जस्टिस भी होता है। अगर प्रकृति है तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो वो चाहेंगे हमेशा वही।
मैं खत्म करने से पहले डॉक्टर विजय आपसे एक विप्लव साहब आपसे आग्रह करूंगा, अगले वाले सेशन के लिए आप लोग जाएंगे क्योंकि उसमें कुछ वकील साहब की जरूरत है। डॉक्टर विजय साहब खत्म करने से पहले एक लास्ट वर्ड, और ये थोड़ा इससे अलग हटके है, ये पॉलिटिकल, मैं सिर्फ बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, टेनी जी को रखने से ज्यादा नुकसान है या टेनी जी को निकालने से ज्यादा नुकसान है भाजपा का चुनावी दृष्टिकोण से? देखिए, अब मैंने आपसे कहा ना सर कि जाल में खुद फंस जाता है। अब वो निकालेंगे तो इसका मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब तक जो आरोप है वो सही है, और रखना तो उनके लिए अब वो तो सात छछूंदर वाली स्थिति हो गई। अगर शुरू में ही खुद उन्होंने अपने से इस्तीफा दे दिया होता और जांच के लिए वेलकम करते तो शायद सिनेरियो दूसरा होता। और प्रबल जी ने जो एक बात कही, मैं उसी पर कहूंगा। उन्होंने कहा कि स्मृति जी ने कहा कि 80 करोड़ परिवारों को, उन्होंने ठीक ही कहा होगा क्योंकि 600 करोड़ लोगों का तो वोट लेके ये सरकार ही बनी है। मोदी जी तो मोदी जी ने कहा था कि 600 करोड़ में तो उसमें 400 करोड़ लोग हो सकते हैं उनके। और दूसरा सर, वो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री जी का भी बयान था, जो मैंने शुरुआत में ही अपने कहा कि सारा सीक्वेंस आप देख लीजिए, वो एक ही इंग्रेडिएंट आपको हर जगह मिलेगा। जो एसेंस है साइकोलॉजी का, वो पूरी तरह आप देखिए। अगर सीक्वेंस में सरकार की कार्यप्रणाली हो, चाहे उनके जो रहनुमा लोग हो उनमें हो, तो सबका प्राय मूल एक ही सेंस है उसमें कि मेरे खिलाफ कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सवाल पूछने। ये सबसे खतरनाक चीज है। और मैंने कहा ना कि ये सबसे बड़ी त्रासदी होने वाली है, और ये मैं इसको सबसे गंभीर घटना मानता हूं लखीमपुर का, क्योंकि जो इसका मैसेज है पब्लिक के लिए, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई साहब ज्वाइन करने के लिए। आप लोग जो दारापुरी साहब को बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, एक बार फिर से नमस्कार।